चलो जी 13 पॉइंट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास जो है वो 13.11 आ रहा है। 13.11 क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है इफ n इज इक्वल्स टू 2, उसके बाद आपके पास मीन है, आपके पास जो है वो वेरिएंस है, देन द वैल्यू ऑफ म्यू ऑफ x बार एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार इफ सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट के साथ सैम्पलिंग करी जाती तो म्यू ऑफ एक्स बार और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार की क्या वैल्यू होती? म्यू ऑफ एक्स बार उतना ही होता जितना मेरा मीन होता, ठीक है ना, जितना मेरा मीन होता, यानी कि मेरे पास 5.25 ही होता। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार कैलकुलेट करने का तरीका है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे पास जो ये 2.1875 दिया हुआ है, ये वेरिएंस दिया हुआ है। अगर हमें ये वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए अंडर रूट ऑफ 2.1875 आएगा और नीचे आपके पास जो है ना वो अंडर रूट ऑफ 2 आएगा। अब बताओ आंसर क्या है? ये 1.0458 बी आंसर होगा, ठीक है। 13.12 from a given population with standard deviation 5.6 kilograms, samples were drawn with replacement. How may the standard error of the mean change when the sample size is increased from 64 to 196? आपके पास एक पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, वो ये पूछता है कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कैसे चेंज हुआ होता अगर सैंपल साइज जो है वो 64 से 196 पर गया होता। देखो आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार है उसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ n। जब आपके पास 5.6 की स्टैंडर्ड डिविएशन हो और आपके पास जो है ना वो पॉपुलेशन जो सैंपल साइज है वो 64 हो, 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 64 का क्या आंसर आता है? ये 0.7 आता है। और अगर इसको चेंज कर दिया जाए, यानी कि 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 196, ये 0.4 है, तो आपका आंसर जो है वो ए होगा 13.12 का, ठीक है। देखो 0.7 से 0.4 पर कोई चीज जा रही है तो रिड्यूस हो रही है ना, कम हो रही है ना, रिड्यूस फ्रॉम 0.7 टू 0.4। 13.13 from a given population with a standard deviation of 5.6 kilograms, samples were drawn with replacement. How may the standard error or the mean change when the sample size is decreased from 784 to 49? तो पहले केस में तो आपके पास 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 784 होगा, ये बनेगा कितना? 0.2। और दूसरे केस में 5.6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 49 कितना बनेगा? 0.8। अब क्या चेंज है? डिक्रीज है या इंक्रीज है? इंक्रीज है, तो आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। 13.13 का आंसर बी। 13.14 मिस कर दिया मैंने क्या? अच्छा 13.15 a sampling process that selects every kth element in the population for the sample with the starting point determined at random from the first k elements is known as। सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स हैं, लास्ट क्लास जब हमने खत्म करी थी तो मैंने कहा था कि भाई आप सैम्पलिंग की ये जो टाइप्स है ना उसको देख लेना। आपके सामने अगर कुछ टाइप्स लिख दूं तो एक होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, लिख लो अपने पास, घर पे तो पढ़ोगे नहीं। दूसरी क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर आपके पास
सिस्टमैटिक सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। फिर आपके पास अगली है कोटा सैंपलिंग, ठीक है। फिर आपके पास है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, सही है। कुछ सैंपलिंग की टाइप्स थी जिसमें से मैंने यहां पर 4-5 लिख दी। सैंपलिंग का एक हैंडआउट आप लोगों को दिया था, एक लेक्चर साथ में दिया हुआ है सैंपलिंग का, जिसमें सैंपलिंग की टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। खैर ब्रीफली यहां पर वापस से मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो रैंडम सैंपलिंग का तो मतलब ये है कि मैं रैंडमली जो है ना वो चीज़ों को सेलेक्ट करूं। अच्छा, जब हम रैंडम सैंपलिंग की बात करते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल सुनना ज़रा गौर से, मैं रैंडम सैंपलिंग और सिस्टमेटिक सैंपलिंग दो अभी समझा रहा हूं। देखो रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि लेट से एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, या एक लेट से कि आप जब ऑडिट करने जाओगे, जब आप लोग ऑडिट फर्म में जाओगे तो फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे को जो है ना वो रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स के बैलेंसेस को वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा। जो आपके पास करंट एसेट्स आ रहे होते हैं ना, करंट एसेट्स में आपके पास रिसीवेबल होते हैं या डेटर्स होते हैं। अब एक कंपनी का ऑडिट करने का मतलब ये है कि आप उसका हिसाब किताब चेक कर रहे होते हो, उसने अपने एसेट्स ओवर स्टेट तो नहीं किए हुए। यानी कि वो बोलते हैं मिस्टर ए से भी मुझे 500 रुपये लेने हैं, मिस्टर बी से भी मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, मिस्टर सी से मुझे 2 करोड़ रुपए लेने हैं, मिस्टर डी भी आया था मेरे घर, उसने मुझे जो है वो उसको मैंने 3-4 अरब रुपए दिए हैं, उससे भी लेने हैं वो। तो ये मेरे सारे करंट एसेट्स हैं, ये डेटर्स हैं, देखो मेरे करंट रेशो कितना अच्छा है, मेरी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है। तो आपको यही तो वेरीफाई करना होता है कि भाई ये झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा, ये जो बोल रहा है कंप्लीटनेस देखनी होती है। बहुत सारी असर्शंस होती हैं ऑडिट की, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस। आपको ये देखना होता है कि इसने जो लिस्ट दी है वो मुकम्मल है या नहीं। आपने ये देखना होता है कि इस लिस्ट में जो डेटास लिखे हुए आ रहे हैं ये वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, इनकी एग्जिस्टेंस भी है या नहीं, ठीक है ना। मतलब मैं बोल दूं मुझे जो है वो मिस्टर डी से जो है 13 करोड़ रुपए लेने, और मैं अपनी बैलेंस शीट में रिसीवेबल्स में एक करंट एसेट दिखा दूं 13 करोड़ रुपए का, तो मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो तो अच्छे नजर आएंगे ना, मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन ये सच है या नहीं, तो उसके लिए जो है वो जब आप ऑडिट पर जाते हो ना तो हेड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है। हेड्स डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये है कि लेट से 4 या 5 बंदों की एक ऑडिट की टीम होती है ना, तो एक बंदा जो है उसके हिस्से में आएगा कि भाई तुम सारे करंट एसेट्स वेरीफाई करना, यानी कि तुम ये चेक करना कि कंपनी क्या डेटर्स का बैलेंस सही है या नहीं, बैंक का बैलेंस सही है या नहीं। कंपनी बोल रही है कि हमारे पास 3 करोड़ कैश रुपए गिन कर आना पड़े हुए भी हैं या नहीं। कंपनी बोल रही है कि हमारी प्री पेमेंट है 5 करोड़ की, के इलेक्ट्रिक को हमने जो है 5 करोड़ एडवांस दिया हुआ है, वाकई में दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। किसी और को बोला जाएगा कि तुम करंट लायबिलिटीज चेक करना, किसी को बोला जाएगा तुम ये जो है वो इक्विटी को वेरीफाई करना, शेयर कैपिटल जो स्टेटेड है वो सही है या नहीं। किसी को बोला जाएगा कि तुम पीएनएल के एक्सपेंसेस को देख लेना कि कंपनी बोल रही है हमने ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, करा भी है या नहीं। तो ये एक ऑडिट में आपको सिखाया जाता है कि ये सब करा कैसे जाता है। बहरहाल रिसीवेबल्स या डेटर्स में क्या होगा, रिसीवेबल्स या डेटर्स में अब लेट से एक कंपनी है, उससे बोलिए मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई और मिस्टर एफ, ये कंपनी के जो है ना वो 6 डेटर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने 6 लिखे हैं, लेकिन कोई बड़ी कंपनी है उसके 600, 6000, 6 लाख डेटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक के अकाउंट्स वेरीफाई करोगे, उन्हें बोला भाई अभी हमने बिल भेज दिए सबको, अब हमें रिसीव करने पैसे, हमारे हिसाब से तो इस घर वाले से इतने लेने, इस घर वाले से, अब क्या करोगे, घंटी बजा बजा कर हर घर वाले को बोलोगे हाँ भाई बिल सही है या नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, सैंपलिंग करोगे। आप क्या करोगे, सैंपलिंग करोगे। कभी भी ऑडिट में 100% वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, यानी कि आप जब ऑडिट रिपोर्ट भी देते हो ना उस पर आप कभी भी ये नहीं लिखते हो कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड या एरर नहीं है। जब आप ऑडिट रिपोर्ट, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट देते हो ना, कोई ऑडिटर अगर बोलता है मैंने एक कंपनी का ऑडिट किया और क्लीन ऑडिट रिपोर्ट है कि इस कंपनी में कोई मसला नहीं है, तो वो ये नहीं लिखता कि इस कंपनी में, ऐसा नहीं लिखता कि इस कंपनी में कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं लिखता कि इस कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं है, ऐसा नहीं ऑडिट रिपोर्ट में लिख कर देखता है कि इस कंपनी में कोई गलती या एरर नहीं है, बल्कि वो बोलता है कि मैंने जितना देखा, मैंने जितना सुना, समझा, देखा, महसूस किया, उसके हिसाब से कोई गलती नहीं है।
इसका मतलब ये है कि अगर लेट से 500 डेटर्स थे तो मैंने 500 में से मैंने 50 डेटर्स 500 में से मैंने 50 डेटर्स को वेरीफाई किया और उसमें कोई मसला नहीं था, ठीक है, या अगर सही था तो मैंने उसको सही करवा लिया। अब जब आप सैम्पलिंग करते हो ना, तो लेट से आप मटीरियलिटी कैलकुलेट करते हो, बहुत सारी चीजें होती है, पीएम और थ्रेशोल्ड्स वगैरह, मटीरियलिटी, उसके हिसाब से आप अपना ऑडिट करते हो। यानी कि आप देखते हो कि क्लाइंट में कितना रिस्क है। अगर एक हाई रिस्क क्लाइंट होता है, अगर आपके रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ऑडिट रिस्क और इनहेरेंट रिस्क हाई आते हैं, तो आप ज्यादा सैंपल पिक करते हो। अब एक शरीफ बंदा है, शरीफ कंपनी है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना, और तुम्हें पास्ट रिकॉर्ड से भी पता है मसला नहीं है, तो उसमें इतना वेरिफिकेशन नहीं करते हो। अब लेट से आपको ये पता चला कि भाई आप सॉफ्टवेयर पर इनपुट करते हो, सॉफ्टवेयर पर आप बोलते हो कि भाई इतना थ्रेशोल्ड है, इतनी मटीरियलिटी है, इतना रिसीवेबल्स का बैलेंस है और इसके रिसीवेबल में 6 लोग हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको बताता है, लेट से आपने सॉफ्टवेयर को बोला कि भाई मुझे 6 में से 2 का सैंपल सेलेक्ट करना, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आप किन किन लोगों को वेरीफाई करो, क्या सी और एफ को वेरीफाई करो, या बी और ए को वेरीफाई करो, या ई और डी को वेरीफाई करो। ये रैंडम सैंपलिंग कहलाएगी। रैंडम सैंपलिंग ये नहीं कहलाएगी कि तुम्हें एक पर्ची दी, 6 नाम लिखे हुए थे, तुमने बोला अरे ये वाला नाम अच्छा लग रहा है, ये टिक कर दिया, अरे ये दूसरा, ये दो वेरीफाई कर लेते हैं, सही है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप ऑडिट करते हो तो आईकैप और जो आपकी ग्लोबल फर्म होती है वो आपकी फाइल्स का ऑडिट करती है, तो आप लोग जो है ना वो 2 चीजें यूज करते हो सिर्फ रैंडम सैंपलिंग में, बता देता हूं। एक तो रैंडम नंबर टेबल, या फिर जो है ना सैंपलिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिस तरह से EY में हम लोग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते थे, EY रैंडम, ठीक है। तो इन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हमें पता चलता था कि हमें क्या सैंपल पिक करना है, और उसमें सीड्स वगैरह जनरेट होते हैं, बैकएंड पे पूरी वर्किंग होती है। क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम मिले हुए हो कंपनी के साथ, ये 6 लोग थे, तुमने ए और बी को वेरीफाई किया, डी तो है वो तो चोर था बचपन से, तुमने उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया, तो मैं बोलती हूँ देखो भाई सॉफ्टवेयर ने मुझे ये बताया था। रैंडम सैंपलिंग में आपका अपना कोई भी इनपुट नहीं होता। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं होगी कि एक बंदा अभी क्लास में घुसे बोले हाँ भाई तुम 3 लोग जो है वो अपने रजिस्टर चेक करवाओ सही पढ़ते हो या नहीं। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है, लग रही है रैंडम लेकिन है नहीं, वो बायस्ड हो सकता है, वो बोले हाँ भाई उससे बदला निकालना है, उसकी कॉपी चेक करो, ठीक है। ये रैंडम सैंपलिंग नहीं है। रैंडम सैंपलिंग में आपकी कोई भी इनपुट नहीं होता। बाकी सैंपलिंग की टाइप्स नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेते हैं, 13.15 भी नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक है।